Yes, so good afternoon everyone. हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज द क्लोजर लुक टू द चोला एम्पायर। यानी कि चोला एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे बिकॉज व्हाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट क्लास कि जो चोला एम्पायर है वो उस टाइम के पीरियड का सबसे अच्छा एम्पायर और सबसे बड़ा एम्पायर था और सबसे इम्पोर्टेंट एम्पायर था एट दैट टाइम। तो सबसे इम्पोर्टेंट एम्पायर क्यों था उस टाइम का, ठीक है, वो हम देखेंगे। सी एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये आपका चोला एम्पायर है। ये पूरा जो आपका एरिया है दैट इज द चोला एम्पायर। और ये आप देखो ये इंडिया के कौन से पोर्शन पे, मोस्ट ऑफ द जो हमारा चोला एम्पायर है दैट इज इन दी सदर्न पार्ट, है ना। ये आप देखोगे सदर्न पार्ट आता है हमारा नीचे की तरफ सारा। तो यानी कि ये मोस्ट ऑफ द जो हमारा चोला डायनेस्टी है या चोला एम्पायर है वहां पे है सदर्न पार्ट। ओके, नाउ लेट्स get to know about the how the Chola Empire formed, the Chola Empire कैसे बना, ठीक है। So we will study about the whole of empire of the Chola Empire के बारे में क्या क्या उस टाइम नई नई चीजें हुई थी Chola Empire के टाइमिंग में, ठीक है। और कैसे पूरा सेटअप हुआ था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। We are going to study about these things or these points, ठीक है। Now first is Urayur to Tanjavur। अब ये क्या है from Urayur to Tanjavur, ठीक है। इसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि एक किंग होता था। किंग अपने अंडर में सब ऑर्डिनेट्स अपॉइंट करता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पल्लव्स थे, ठीक है, अच्छे से सुनना, ठीक है। ये जो पल्लव्स थे ये किंग थे, मतलब ठीक है, ये किंग थे, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया, यानी कि किंग जो था या ओवरलॉर्ड था उसने अपने अंडर में समंतास को अपॉइंट किया, ठीक है। समंतास या सब ऑर्डिनेट्स आप कह सकते हो, ठीक है। अब वो समंतास या सब ऑर्डिनेट का क्या नाम था, दैट इज द मुत्रायर। ये देखो, ये मुत्रायर जो थे, ठीक है, ये किसके अंडर में वर्क करते थे, यानी कि किसके सब ऑर्डिनेट थे, ये पल्लव किंग के सब ऑर्डिनेट थे, ठीक है। सो समंतास कौन थे, मुत्रायर, ठीक है। अब वैसे ही, अब ये तो समझ, यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट था ये तो पर्टिकुलरली एक एम्पायर का, यानी कि एक छोटे से एम्पायर का इसको सबऑर्डिनेट बनाया गया था। किंगडम इतना बड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे समंता सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। यानी कि छोटा छोटा एम्पायर हर किसी के अंडर में दे दिया। तो एक एम्पायर यानी कि एक छोटा रीजन उसने किसके अंडर में दिया, मुत्रायर के अंडर में, ठीक है। एक उसने जो है किसके अंडर में दे दिया, एक उसने दे दिया विजय आल्या के अंडर में, ठीक है। विजय माल्या नहीं है, ध्यान रखना, विजय आल्या है, ठीक है। तो विजय आल्या वो बिलोंग द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास। अब एक उसने किसको दिया, सबऑर्डिनेट किसको बना दिया, विजय आल्या को। तो अब यहाँ पे पल्लव के अंदर दो सबऑर्डिनेट बने थे, फर्स्ट इज द मुत्रायर एंड द सेकंड इज विजय आल्या। अब इन दोनों ने क्या किया, ये जो दो समानता यानी कि सब ऑर्डिनेट थे मुत्रायर एंड विजय आल्या, इन दोनों के बीच में बैटल हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। क्यों, अब क्योंकि ये तो क्या मानते थे कि भाई ये सब ऑर्डिनेट बना दिया इनको तो यानी कि ये हमारा ही रीजन है। तो इनको क्या होता था, जो सब ऑर्डिनेट थे उनके भी मन में लालच आने लगे कि हम जो है दूसरे के रीजन को यानी कि दूसरे के एम्पायर पे हमला करें और उसको अपने अंडर में ले लें। तो ये नहीं, ये भूल जाते थे कि ये भी किसी के अंडर में ही है ना। ये पूरा एरिया इस पल्लव का ही था जिसको पल्लव ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि दो जनों को सबऑर्डिनेट करने के लिए दिया था, दैट इज मुत्रायर एंड विजय आल्या। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, बैटल हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। ये जो थे नियर द डेल्टा रिवर के आसपास जो है इनका एम्पायर था, यानी कि वहां के एम्पायर को होल्ड करते थे, ठीक है। और ये जो थे ये चीफली फैमिली ऑफ उरायूर के थे, ठीक है। दोनों एक ही किंग के अंडर में थे सबऑर्डिनेट। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बैटल हुआ, ठीक है। तो बैटल हुआ तो क्या हुआ, मुत्रायर और विजय आल्या के बीच में जब बैटल हुआ यानी कि लड़ाई हुई, तो उनमें से कौन जीता, उनमें से जो है विजय आल्या जीता, ठीक है। दो समंतास थे पल्लव के अंडर में जिनके बीच लड़ाई हुई थी, और जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो जो उसमें सेकंड वाले थे जो कि विजय आल्या थे वो जो है वो लड़ाई जीत गए थे, ठीक है। अब जब विजय आल्या जब वो लड़ाई जीत गया तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर रीजन उस पर्टिकुलर एम्पायर को अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। और इससे क्या किया, उसने एक चोला एम्पायर का सेटअप किया, ठीक है। यानी कि चोला एम्पायर
स्टैब्लिश किया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पल्लव के अंडर में 2 सबऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, तो यानी कि 2 समंतास थे, एक मुद्रायर नाम का, एक विजाल्य नाम का। तो उन मुद्रायर और विजाल्य यानी कि दोनों सबऑर्डिनेट्स या समंतास के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें से जो विजयालय है जीत गए थे। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, जो है चोला एम्पायर का सेटअप किया था, ठीक है। अब जो विजयालय थे बिलोंग टू द चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे ऑफ द चोला फ्रॉम उरायूर, ठीक है। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुद्रायर, ठीक है, उरायूर में रहते थे, ठीक है, और उरायूर में रहते थे और लीडरशिप के मतलब विजयालय की लीडरशिप में के अंडर में वर्क करते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था दूसरे की डायनेस्टी पे, और इस तरीके से उन्होंने अटैक करके क्या किया, एक नया एम्पायर, एक नई डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश करी, या उसको क्या बोला जाता है, चोला एम्पायर बोला जाता है। फिर ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजौर एंड अ टेम्पल, और उसने क्या किया विजयालय ने, उसने वहां पे जब उसने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, जब चोला एम्पायर को एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, तो उसने क्या किया, वहां पे जो है एक टाउन बनवाया जिसका नाम था तंजावर, और वहां पे एक टेम्पल भी बनवाया, ठीक है। वो टेम्पल कौन सा था, फॉर गॉडेस निशुम हाशुदी देयर, ठीक है, निशुम हासुंदी देयर। थोड़ा सा अलग सी लैंग्वेज में नेम है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे। जब विजयालय ने सारा चोला एम्पायर को अपने अंडर में ले लिया था, एस्टेब्लिश करा था, तो उसके बाद उसने वहां पे तंजावर नाम का टाउन और एक जो है टेम्पल बिल्ड करवाया था, ठीक है। देन द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे चोला एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, यानी कि उसने एक लड़ाई जीती, वैसे ही धीरे धीरे जो है ये जो वेल्थ के लिए और रीजन के लिए और एरिया के लिए जो है लड़ाई चलती रहती थी, ये कभी रुकती नहीं थी। तो पहले तो किसने किया, विजयालय ने करा, है ना। उसके बाद द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड नेबरिंग। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो विजयालय के जो सक्सेसर्स थे, यानी कि जो उसके बच्चे थे, उनके पोता पोती थे, जैसे भी जो आगे वंश जो विजयालय के जो किंगडम को आगे जिन्होंने संभाला, है ना, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बाकी के आसपास के रीजन को भी कॉन्कर करना, यानी कि जीतना शुरू कर दिया, उनके साथ उन्होंने बैटल करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते क्या हुआ, वो जो छोटा सा जो रीजन था चोला एम्पायर वाला, वो बहुत ही बड़ा हो गया। So and the kingdom grew in size and power, यानी कि उसकी पावर भी बढ़ गई। अब जैसे जैसे उसने बैटल जीते, उसकी पावर बढ़ी, उसके किंगडम का साइज बढ़ा, आर्मी बहुत ज्यादा हो गई। तो ये सब किस वजह से हुआ, या ये सब किसने किया, द सक्सेसर ऑफ विजयवाल्या, ठीक है। द पांड्यान्स एंड पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ। अब जो पांड्यान्स और पल्लव टेरिटरीज थी, ठीक है, वो भी क्या हो गया, इनके अंडर में आने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आसपास की बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज पे क्या किया था, हमला करना शुरू कर दिया था। तो ये देखो, अब चोला एम्पायर का जो धीरे धीरे जो उसका एरिया है वो बढ़ रहा था, और भी ये आगे जैसे जैसे लड़ाई करेंगे तो ये एरिया और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, पहले उरायूर एंड तंजौर, है ना, यहाँ पे चल रहा था। फिर धीरे 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 उन्होंने क्या किया, आसपास की और जगहों पे भी जो है हमला करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चोला एम्पायर का पूरा सेटअप हुआ था, और जब सेटअप हुआ तो हमें बहुत कुछ जो है इसमें देखने को मिला। नाउ राजा राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अब जो राजा राजा वन है, ठीक है, चोला एम्पायर में बहुत पावरफुल रूलर्स आए, ठीक है। हमने पढ़ा था विजयालय के बारे में कि उसने सब एस्टेब्लिश किया, देन उसके सक्सेसर्स ने जो है उसके आसपास के एरिया पे अटैक किया, उनको अपने अंडर में लिया। तो पल्लव एंड पांड्या जो टेरिटरीज है उनको भी अपने अंडर में लिया, अपने किंगडम का पार्ट बनाया। फिर अब इसमें है कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात कर रहे हैं कि जो चोला एम्पायर के में कुछ रूलर्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, मतलब उनका भी कहीं ना कहीं अच्छा अप टू द मार्क काम रहा, ठीक है। तो राजा राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ऑफ चोला एम्पायर। आपसे पूछ सकता है कि हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोला, मतलब रूलर, है ना, हु वाज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, तो आप क्या बोलेंगे, राजा राजा वन। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब ये दो यहाँ पे दो रूलर की बात करी गई है, तो राजा राजा वन की। तो राजा राजा वन के बारे में इसलिए बात करी गई है क्योंकि वो उस टाइम के सबसे बड़े पावरफुल रूलर थे। अब उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वो पावरफुल रूलर थे, he became king in 1985 और 1985 में किंग बने थे and expanded control over most of the area। और उन्होंने क्या किया था, अपना जो कंट्रोल है, यानी कि उनको उनका जो एरिया है उसको और बढ़ाया था,
ठीक है, यानी कि उन्होंने और भी जगह पे कंट्रोल किया, लड़ाइयाँ करी वो भी जा जाके, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो जितना जो एरिया है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया। Then he also reorganized the administration of the empire, और उसने क्या किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कि उनका किंगडम में कैसे वर्क करेंगे लोग, उसको भी चेंज किया, वापस से उसको रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। राजा राजा सन राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज। अब जो राजा राजा के जो सन थे, ठीक है, वो सन कौन थे? राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन ने भी क्या किया? उन्होंने भी वही चीजें करी, ठीक है। उन्होंने भी वही पॉलिसीज, वही रूल्स, वही सब चीजें फॉलो करी जो उनके फादर ने उनको बताई या उनको सिखाई या जो उनके फादर करते थे। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, और उन्होंने क्या किया? गंगा वैली को भी अपने अंडर में ले लिया, यानी कि गंगा वैली पे भी उन्होंने जाके हमला बोला था, या वहां पे जितना भी गंगा वैली का जितना भी पानी था ना, वो अपने अंडर में कर लिया था। वो वहां से पानी भर भर के लाते थे। तो आप देखोगे कि चोला एम्पायर जो है वो इतना तो था ही, अब हमारी गंगा रिवर यहीं पे ही कहीं पे है, तो उनका जो एरिया है, जो उनका जो रीजन है, वो मतलब दूर दूर तक लड़ाइयां करने चाहते थे अपना एरिया जो इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं गंगा नदी वगैरह भी या गंगा रिवर जो है फ्लो होती थी, तो वहां पे भी उन्होंने क्या किया? हल्ला बोल दिया, ठीक है। वहां से भी उन्होंने क्या किया? सारा जो पानी है वो भर भर के अपने इस एरिया में लेके जाते थे, ठीक है। सो जो उन्होंने है बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। और क्या किया था उन्होंने? एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। क्या उन्होंने कहाँ कहाँ पे जो है अटैक किया था, अपने अंडर में लिया था? गंगा वैली, ठीक है, श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? नेवी डेवलप करी थी। अब नेवी डेवलप करी थी यानी कि क्या? नेवी आप सब लोगों को पता है कि वो जो रिवर्स में या ओशंस में एक आपका एक से आर्मी टाइप मानो आप, ठीक है, वो पानी में जाके जो लड़ाई करते हैं जहाजों के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था? वो लोग मतलब काफी डेवलपमेंट आ गया था। ब्रिटिश और लोगों ने तो बाद में निकाला था, बट हमारी नेवी तो पहले ही डेवलप हो गई थी। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो दो पावरफुल रूलर थे, सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर तो राजा राजा वन था। राजेंद्र वन तो उनके बेटे थे, ठीक है। राजा राजा वन ने क्या किया था? नई नई पॉलिसी, मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को रीऑर्गेनाइज किया था, अपना जो कंट्रोल है उसको बढ़ाया था, ठीक है। फिर उसके बाद राजेंद्र वन जो राजा राजा के सन थे, उन्होंने सारी पॉलिसीज हैंडल करी। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे भी, मेन यहाँ पे जो राजेंद्र वन का है वो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने गंगा वैली के ऊपर भी जो है अटैक किया था, या वहां से जो भी सारा पानी है वो भर भर के अपने एरिया में लाए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? नेवी भी मतलब जैसे समुद्र में कहीं जाके उनको लड़ाई करनी है या कुछ करना है, तो उन्होंने वो भी पहले ही डेवलप कर दी थी। सो इस तरीके से जो है हमारा चोला एम्पायर का सेटअप हुआ था, और जो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में भी हमने देखा। Now the next topic is splendid temples and bronze sculpture। और हमें चोला एम्पायर में क्या क्या देखने को मिला? हमें बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को मिले, ठीक है। The big temples of Tanjavur and the Gangaikonda Cholapuram built by Raja Raja and Rajendra I। अब ये गंगईकोंडा क्या है? ये गंगईकोंडा है ना, एक जगह का नाम है, ठीक है। गंगईकोंडा चोलापुरम एक जगह का नाम है हमारे। इस मैप पे देखेंगे अगर, यहाँ पे आप देख सकते हो गंगईकोंडा चोलापुरम, ये एक जगह का नाम है। अब ये जगह का नाम कैसे पड़ा? देखो मैप में आप देखोगे गंगईकोंडा चोलापुरम। अब ये नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले बात तो ये जो टाइटल है ना, राजा राजेंद्र था ना, राजा राजा का बेटा था राजेंद्र वन, ठीक है। अब क्योंकि उसने गंगा वैली पे रेडेड, मतलब वहां पे उसने हमला बोला था, दावा बोल दिया था, तो इसलिए जो है राजा राजा जो राजेंद्र वन है उसको उसको एक टाइटल दिया गया, ठीक है। उसको एक नेम दिया गया, उसको एक टाइटल दिया गया गंगईकोंडा, ठीक है। उसको गंगईकोंडा क्यों नाम दिया गया, या उसको गंगईकोंडा का टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि उसने जो है गंगा पे रेड किया था, ठीक है। उस टाइमिंग पे बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, गंगा के आसपास रेड करना या उनके आसपास जो है हमला बोलना, ठीक है। तो उन्होंने उनको जो है ये राजेंद्र को ये टाइटल दिया था गंगईकोंडा। तो उसने अपने इस टाइटल पे यानी कि अपने इस नेम पे उसने एक जगह बनवा दी,
ठीक है, that is the Gangaikonda Cholapuram. The big temples of Tanjapur and Gangaikonda Cholapuram built by Raja Raja and Rajendra. बहुत से big temples built किए and गंगईकोंडा चोलापुरम जगह जो है वो भी किसने बनाई, राजेंद्र ने बनाई। क्यों? अपने नेम, क्योंकि उसको ऐसा टाइटल मिला था। उसको ऐसा टाइटल क्यों मिला था? क्योंकि उसने जो है गंगा वैली पे रेड किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना जो एरिया है वो गंगा रिवर तक एक्सपेंड किया था, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है उनका नाम जो है गंगईकोंडा रखा गया है, उनको एक टाइटल दिया गया। ओके, देन built by Raja Raja and Rajendra are architecture and sculpture smart। अब यहाँ पे जो भी चीजें थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ब्रॉन्ज स्कल्पचर और जो स्टैंडर्ड टेम्पल मींस एकदम आलिशान टेम्पल देखने को मिले थे। ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी कि पीतल की मूर्तियां देखने को मिली थी, स्कल्पचर्स देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये उस टाइम के पीरियड की सबसे फेमस चीजें थी, इसलिए जो है इसके बारे में एक अलग से टॉपिक दिया है, ठीक है। तो ये जो टेम्पल्स बनाए गए थे जो तंजावर में और गंगईकोंडा चोलापुरम जो जगह बनाई गई थी वो राजा राजा और राजेंद्र ने बनाई थी। यहाँ का जो आर्किटेक्चर था और जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे वो बहुत ही, मूर्तियां वगैरह थी वो एकदम इस टाइम पीरियड की बहुत ही आलिशान और बहुत ही एकदम शानदार और बहुत ही अच्छी थी। Chola temple often became the nucleus of settlement which grew around them. These were the center of craft production. अब Chola temple ये जो temple बनाया गया था, as you can see in this picture, ये जो टेम्पल बनाया गया था तो उसके आसपास बहुत से लोग रहते थे, यानी कि न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट मींस लोगों ने आसपास रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब इस मंदिर के आसपास बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, रहना स्टार्ट कर दिया था। कुछ क्राफ्ट पर्सन यहाँ पे बैठना स्टार्ट हो गए थे इसके आसपास, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि आपके मंदिर, आपने देखा होगा कि मंदिर के आगे लोग कैसे छोटी छोटी दुकानें लगाते बैठ जाते हैं। कुछ लोग मंदिर के आगे सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ क्राफ्ट का सामान, कुछ मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं, शॉप्स वगैरह हैं, या बहुत सारे जो लोगों ने है ना यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। तो न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट मींस लोगों ने आसपास रहना स्टार्ट कर दिया था। These were the center of craft production, और ये जो सेंटर है ये एक तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे बहुत सारी क्राफ्टिंग की चीजें भी बनने लग गई थी। Temple were also adorned with land by rulers as well as by others। अब टेम्पल्स जो है, टेम्पल वर ऑल्सो एंडोन मींस ग्रांट वगैरह, यानी कि कुछ जो रूलर्स वगैरह हैं या कुछ बाकी के जो लोग हैं जो बहुत अमीर होते थे, ठीक है, वो आसपास का एरिया यानी कि आसपास की लैंड भी जो है ऐसे दे देते थे, दान कर देते। तो एंडोन मींस यू कैन राइट इट डाउन गिवन और ग्रांट, ठीक है। तो अपने एरिया, अपने आस जो लैंड है वो कौन दान करता था, या तो रूलर दान करते थे या और कोई अमीर लोग होते थे तो वो आसपास का जो लैंड है वो दान करते थे। The produce of this land went into maintaining all the specialists who work at the temple। अब यहाँ से यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता था या जो भी बनता था, ठीक है, वो किसके मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, वो यहाँ के लोगों के लिए, यानी कि जो मंदिर में काम करते हैं या जो मंदिर के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो मंदिरों को मतलब एक तरह से टेम्पल्स यानी कि जो मंदिरों को है जमीन दान दी जाती थी। तो वो दान कौन करता था जमीन है, वो रूलर्स करते थे या कोई और जो रिच पीपल्स हैं वो करते थे, ठीक है। तो वो जो लैंड है वहां पे कुछ भी होता था प्रोड्यूस वगैरह, तो वहां से उनको जो रिसोर्सेज या जो इनकम मिलती थी उसको कैसे यूज करते थे, उसको वो लोगों के मेंटेनेंस के लिए यूज करते थे। अब वो लोग कौन होते थे, जैसे प्रीस्ट को कुछ देना हुआ, ठीक है, या गार्डन मेकर को, स्वीपर, ठीक है, जो केयर टेकर करते थे पूरा, उनको भी जो है उनके मेंटेनेंस के लिए जो है यूज किया जाता था। इन अदर वर्ड टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ टेम्पल जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग वहाँ पे सिर्फ पूजा करने या भगवान को पूजने आते थे। वहाँ पे और भी बहुत चीजें होती थी, जैसे आसपास के लोगों का क्राफ्टिंग वगैरह इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, लोगों की हेल्प हो रही थी, लोगों की लाइफ को जो है अच्छे से वो लोग रहे, तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। देयर वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। सिर्फ वर्शिप की प्लेस नहीं थी, वहाँ पे हमें और भी बहुत चीजें देखने को मिली थी। क्योंकि आप देखो वहाँ पे जो इसके आसपास के जो लोग थे वो कैसे थे, प्रीस्ट थे, गार्लैंड, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, तो सबका एक अलग अलग जो है लाइफ स्टाइल हमें देखने को मिल रहा। Then among the craft associated with the temple, the making of bronze image was the most distinctive। अब उस टाइम पे जो है
बहुत सारे ब्रॉन्ज की यानी कि पीतल की मूर्तियां वगैरह जो है बनती थी। तो क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेंपल द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी उस टाइम के पीरियड की एकदम हमें एकदम अलग सा ही कुछ देखने को मिला जो कि एकदम डिफरेंट था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो चोला एम्पायर की जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस टाइम पे वो जैसे ब्रॉन्ज यूज करते थे या जो भी उसकी स्पेशलिटी थी यानी कि उसको बहुत अच्छा माना जाता था। चोला के ब्रॉन्ज जो इमेजेस हमें मिली है देखने को या स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत अलग और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पर मोस्ट इमेजेस, अब उसमें जो ब्रॉन्ज की जो इमेजेस होती हैं या स्कल्पचर्स बनते हैं तो किन किन की इमेजेस बनती हैं, डाइटीज के यानी कि भगवानों के, देवी देवताओं के, और समटाइम इमेजेस आर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, कि देवी देवताओं की तो उसमें इमेजेस बनती ही है ब्रॉन्ज की, बट साथ में क्या है, जैसे डिवोटीज मीन्स जैसे राजा हो गए, ठीक है, रूलर्स हो गए या भक्त आप कह लो, तो उनकी भी इमेजेस बनाई जाती थी। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस वाला पार्ट है, जो ब्रॉन्ज इमेजेस का जो क्राफ्ट हुआ था चोला एम्पायर के पीरियड में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि वहाँ के जो इमेजेस है किन किन की बनाई जाती थी, तो दैट वर ऑफ डाइटीज। डाइटीज की तो होती थी, भगवान की भी होती थी, बट साथ में उनके जो भक्त या किंग वगैरह होते हैं उनकी भी वहाँ पे इमेजेस वगैरह बनाई जाती थी उस टाइम पे। ओके, देन नेक्स्ट अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अभी हमने सिर्फ चोला एम्पायर का एस्टेब्लिश कैसे हुआ वो पढ़ा, देन वहाँ पे क्या क्या क्राफ्टिंग और वो सब होता था, उनसे कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, देन उनका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कैसा था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture। यानी कि चोला एम्पायर यानी कि उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, नए नए डेवलपमेंट्स किए थे एग्रीकल्चर के प्रोसेस में। ठीक है, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल चैनल्स। अब यहाँ से क्या होता था, यहाँ पे इरिगेशन और एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज यानी कि यहाँ की जो सॉइल वगैरह थी वो बहुत ही फर्टाइल थी। यहाँ की भी सॉइल फर्टाइल थी, तो यहाँ की सॉइल फर्टाइल क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, कावेरी रिवर थी ना। यहाँ पे इनका जो मेन जो फोकस था, जो चोला पीरियड का जो मेन फोकस था, चोला एम्पायर का मेन फोकस था, दैट वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से होती थी। क्यों बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि यहाँ से जो है कौन सी रिवर होते हुए जाती थी, कावेरी रिवर। आप देखिए इस मैप में, ये देखो आप, यहाँ पे आपको कावेरी रिवर दिख रहा होगा, ये कावेरी रिवर है ना। तो कावेरी रिवर क्या होता था, आप से उसको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये अभी आपको एक्सप्लेन करती मैं। ये कावेरी रिवर है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल सी है। तो कावेरी रिवर जैसे ही बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है तो वो क्या करती है, अपनी ब्रांचेस बना लेती है। ठीक है, यानी कि जो उसका पानी है वो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में या ब्रांचेस में डिवाइड होने लग जाता है। ठीक है, और फिर वो जाके किसमें मिलती है, सी में मिलती है। तो अब ये जो ब्रांचेस जो डिवाइड होती हैं या ये जो ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जो उसके आसपास की जो लैंड है, आसपास की जो सॉइल है, वो फर्टाइल हो जाती है। तो इस वजह से जो है एग्रीकल्चर उस टाइम पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट और फोकस्ड पार्ट था। ठीक है, एग्रीकल्चर तो पहले ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ा था कि हिस्ट्री में स्टार्ट हो चुका है 6th क्लास में। बट जो ज्यादा डेवलपमेंट आया और ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो होने लगी, तो वो इस पीरियड में हुई थी। ठीक है, एग्रीकल्चरिंग का जो प्रोसेस है वो पहले ही स्टार्ट हो गया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नई नई फैसिलिटीज, कुछ नए नए डेवलपमेंट हुए, प्लस और क्या हुआ, जो है लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स भी जो है यहाँ पे ग्रो होने लगे। ठीक है, और क्या हुआ था, अब बिकॉज उनको एग्रीकल्चर वहाँ का मेन वो अचीवमेंट था। ठीक है, वहाँ पे मेन फोकस पार्ट था वहाँ पे एग्रीकल्चरिंग का। तो वो क्या होता था वहाँ पे, उन्होंने बिकॉज उनको चाहिए होता था लैंड बहुत ज्यादा खेती करने के लिए, बहुत ज्यादा फार्मिंग करने के लिए, तो क्या करते थे, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना भी शुरू कर दिया, यानी कि आसपास के जंगलों को भी उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया। प्लस वहाँ पे जो लैंड जो अनइवन थी उनको भी उन्होंने लेवल पे लाना शुरू कर दिया, ताकि जो है हमारा जो प्रोसेस, हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइडेड
अब कभी बारिश नहीं होती थी या कभी पानी नहीं आता था, तो उनसे लिए भी उन्होंने क्या किया, चैनल्स, डैम्स और ये सब क्या करा, बिल्ड करे, ठीक है, ताकि कभी जो है बारिश नहीं आ रही है तो वो क्या कर सके, वहां से उनको पानी दे सके। सो agriculture, although agriculture had developed earlier in the other parts of Tamil Nadu, it was only from the fifth or sixth century that this area was open for large scale. यहाँ पे बहुत सारा कल्टीवेशन होता था, बहुत सारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फॉरेस्ट लैंड वगैरह क्लियर करना शुरू कर दिया था, कैनाल्स, एम्बैंकमेंट्स वगैरह बिल्ड करना शुरू कर दिया था, ताकि अब एम्बैंकमेंट्स क्या है, जैसे आपकी रिवर है, ठीक है, या आपकी रिवर फ्लो हो रही है, कभी फ्लड आ जाता है, तो फ्लड में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपके विलेजेस है, तो कभी क्या होता है, फ्लड आ जाता है तो क्या होता है, पानी इधर तक भी पहुंच जाता है ना, पानी दूर दूर तक भी पहुंच जाता है, फ्लड आता है। तो अब ये सब नहीं हो, यानी कि ये विलेजेस पे और ये हाउसेस पे इफेक्ट ना हो, तो वो क्या करते थे, पानी को रोकने के लिए यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट, एक तरह से दीवार बना लेते थे, ठीक है, जिससे जो पानी है फ्लड के टाइम में विलेजेस तक ना पहुंच पाए, ठीक है। सो इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, फ्लडिंग के टाइम पे ये एम्बैंकमेंट्स यानी कि पहले ही बिल्ड करके थे ताकि फ्लडिंग के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और प्लस जो है कैनाल्स वगैरह भी बिल्ड कंस्ट्रक्ट करते थे उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता था, इन मेनी एरियाज यहाँ पे साल में दो तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी अकॉर्डिंग टू द सीजन। देन इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, मैंने भी बताया जैसे कभी रेनफॉल का प्रॉब्लम आता था या बारिश नहीं होती थी, तो वो पानी को क्या करते थे, कहीं जहाँ पे उन्होंने स्टोर किया होता था वहां से वो पानी को लेकर उनकी क्रॉप्स में, उनकी फार्म में छोड़ देते थे। आर्टिफिशियल पानी में, आर्टिफिशियली मीन्स ऐसा नहीं कि नकली पानी लाते थे, जो इनका सोर्स ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर को स्टोर करने का, इन फ्यूचर अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो उसका सोर्स ऑफ वाटर बनाया जाता था, वरना तो क्या है, बारिश हो जाती थी और पानी आ जाता। अब अगर नहीं आ रहा तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सोर्सेज बनाए, वेल्स वगैरह डिग किए, कैनल्स वगैरह बनाए, टैंक्स वगैरह बनाए, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बनाई उन्होंने। और इन अदर प्लेसेस मैंने बता दी ह्यूज टैंक्स वो कंस्ट्रक्टेड, और इन सबको मैनेज करने के लिए, इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी उनको क्या हुआ, लेबर एंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities, but जैसे जब जब ये बन रहा था, ये जब सब चीजें हो रही थी, तो लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, रूलर्स को हेल्प कर रहे थे इन सबको कंस्ट्रक्ट करने में, प्लानिंग करने में, कैसे मेंटेन करना है, कि बना के छोड़ देना इज नॉट द ऑप्शन ना, उसको कैसे मेंटेन रखना है, पूरा अच्छे से कैसे ध्यान रखना है, तो उसके लिए भी उनको देखना पड़ता था, चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी। तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में क्या था, हमें बहुत सा नया चीज देखने को मिला, ठीक है, आर्टिफिशियली कैसे वाटर सोर्स वो लोग प्रोड्यूस करते थे, देन यहाँ की जो सॉइल होती थी कैसे फर्टाइल होती है, देन उन्होंने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यानी कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट क्लियर करना शुरू किया एंड लैंड को लेवल पे लाना भी शुरू किया। देन इसने बताया कि दो क्रॉप्स जो है ग्रो होती थी, ठीक है, एक साल में दो तरह की क्रॉप्स ग्रो होती थी। then water irrigation facilities and all we have already studied, तो ये सब चीजें होती थी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की फैसिलिटीज थी। That's it. बाकी का टॉपिक हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके, दैट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि चोला एम्पायर कैसे वर्क करता था। ये तो अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं,